बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दरूशी पढ़ लें। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डन विद द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हमारा कंप्लीट हो गया था। जितने हमने क्वेश्चन किए वो मोर देन इनफ हैं आपके सारे डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए। ऑनलाइन वाले भी हजरात सुन लें। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना बच्चों, या आपने खुद एफर्ट करनी है। सारे क्वेश्चन टीचर नहीं करा सकता कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऑलरेडी आपको जितने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो सारे सारे पास पेपर हम आपको क्लास प्रैक्टिस में भी, एज आ प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी और एज आ पास पेपर की प्रैक्टिस में भी करवा चुके होते हैं, ताकि सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट एग्जाम लेवल के सारे सारे कवर हो जाए। अब क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ना कुछ डिफरेंट चीज़ आएगी, हर एक क्वेश्चन में कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। वो तो आप 100 सवाल करेंगे ना, तो 101वां सवाल आएगा, वो भी डिफरेंट होगा। आप सर आपको ये भी करवाना चाहिए, तो 150 वाला सवाल है वो भी डिफरेंट होगा। आपको सर ये भी करवाना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं। तो जितने बेसिक कंसेप्ट, जिससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाए, पूरा कंसेप्ट बन जाए, वो करवा चुका विद पास्ट पेपर्स। कंसेप्ट बन चुका है। अब हर एक क्वेश्चन में जो नई नई वैरायटी आएंगी ना, अब यहां तक आप लोगों ने खुद पहुंचना। हर एक क्वेश्चन में आप माशाल्लाह इतने ट्रेन हो गए हैं कि 70, 80, 85% तक पहुंच सकते हैं आप इजीली। तो बस हमें यही चाहिए। बाकी जो 10-15% वैरायटी है वो आप खुद अपने नॉलेज अप्लाई करें। जैसे कि हमें कैपुचिनो वाला सवाल पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग था। पहली मरतबा ऐसा हुआ डिसीजन मेकिंग और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट और एनआरवी को बीच में ले आया। वरना आज तक देखें डिसीजन मेकिंग कभी ऐसी वैरायटी आई नहीं है, आ गई तो हमें वहां पे वो लगानी पड़ गई। ठीक है, तो कॉस्ट है, कुछ ना कुछ हो ही सकता है, नई नई चीजें आ ही सकती है, क्लब होके मर्ज होके आई जाती हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस अब आप लोगों ने खुद करनी है। क्लास में अगर हम एक एक सवाल डिस्कस करेंगे तो अभी कोर्स नहीं हमारा मुकम्मल होगा। ये बात समझ आ रही है? और एक बात मैं आपको और बता दूं, सीए वाले बच्चों को स्पेशली बता दूं, सबसे ज्यादा आपको काम सीए वाले टीचर करवा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा क्लास की प्रैक्टिस, उसके बाद जो पास्ट पेपर्स हैं वो सीए वाले टीचर करवा रहे होते हैं। अगर आप एसीसी के स्टूडेंट हों तो एसीसी में टीचर इतने पास पेपर्स नहीं करवाते, थोड़े से पास पेपर करवाते हैं, कॉन्सेप्ट बन जाता है, बाकी कहते हैं चलो बच्चों आपकी प्रैक्टिस। बाकी प्रोफेशनल बॉडी में इतनी प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है कभी पास पेपर की। वो कॉन्सेप्ट करेंगे, उससे रिलेटेड एक दो पास पेपर करेंगे बच्चों, बाकी सारी आपकी प्रैक्टिस। तो हमारी फिर भी कोशिश होती है यार आपको मैक्सिमम हम प्रैक्टिस करवा दें, हम क्वेश्चन करवा दें। लेकिन देखिए अगर सारे सवाल हम करवा दें, अव्वल तो नहीं करवा सकते, टाइम नहीं है, तो मान लें करवा दें, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी लर्निंग क्या होगी? आपका ब्रेन सोचेगा कैसे? आप सोल्यूशन को देख कर देखो यार ये सोल्यूशन है, पर ये कैसे है, ये आप कैसे पहुंचोगे? आपकी लर्निंग डेवलपमेंट कैसे हो सकेगी? कल को जब रियल वर्ल्ड में जाओगे, आपके पास सोल्यूशन होगा, उसको समझना होगा, तो कैसे समझेंगे? कि नहीं मेरे टीचर को बुला के लाओ, वो अपने फॉर्मेट पे चीजें सेट करेगा, फिर मुझे समझ आएगी, तो इतनी लर्निंग ना हुई ना। बात समझ आ रही है? तो जितना हमने ट्रेन करना था ट्रेन है, अब अपने फर्दर अपने आपको खुद ट्रेनिंग कर करके ट्रेनिंग हासिल करनी है, एक्सपर्ट करना है। बात समझ आ रही है? अब जिम में गए, ट्रेनर ने आपको ट्रेनिंग सिखाई और आपने कर ली, और घर आकर अगर आप फैटी खाना खाते रहेंगे, जंक फूड खाते रहेंगे, तो ट्रेनिंग की कोई फायदा होगा? नहीं। अच्छा ट्रेनिंग कौन होगा? यार ट्रेनर ने मुझे सिखा दिया, वो घर आकर भी ट्रेनिंग कर रहा है, अब वो एथलीट बनेगा। बात समझ आएगी? तो हमने जितना करवाना था करवा दिया। अब फर्दर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो तो फर्दर आप खुद प्रैक्टिस करो। हाँ, जो सवाल बाउंसर जा रहा है, आउट ऑफ द वे जा रहा है, सर वो बता दें, वो हम रिवीजन में डिस्कस कर लेंगे। डन हो गया? ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 14, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। क्या बच्चों बोलो ना यार, कौन सा? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी एनालिसिस। ठीक हो गया? आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग सारी मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के ऊपर चलती है। डिसीजन मेकिंग नॉर्मल सारी मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, एक्चुअल डाटा के ऊपर चलती है, कंट्रीब्यूशन के ऊपर चलती है, और फिर एडिशनल फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल चलती है। इसी तरह सीवीपी भी डिसीजन मेकिंग है, तो ये भी एप्लीकेशन है, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगी। डन? सीवीपी है क्या? एग्जाम्पल से समझाता हूं। सीवीपी है क्या, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट,
कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के पढ़ते हैं CVP। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। कॉस्ट को तो जानते हो, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, FOH, दैट इज द कॉस्ट होगी। मेरा नहीं ख्याल इसमें मसला है। ये कॉस्ट आ गई। वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स। याद है हमने डेनमार्क वाले समय कहा था अगर सेल वॉल्यूम 10% इंक्रीज हो जाए, तो मैंने कहा था अगर वॉल्यूम 10% इंक्रीज हो रहा है, यूनिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी तो ज़्यादा आएगी। तो वॉल्यूम मतलब यूनिट्स होते हैं। प्रॉफिट को तो आप जानते हो, मेरा नहीं ख्याल इसको बताने की ज़रूरत होती है। क्या ख्याल है? अगर हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएं, अगर हम CVP की यहाँ से इक्वेशन बनाएं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सेल माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंसेप्ट किसके ऊपर चल रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पता है GP नहीं आता, कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ गया। और अगर मुझे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट चाहिए हो तो क्या करूँगा? फिक्स कॉस्ट को माइनस करूँगा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट आ गया। यहाँ तो क्या मसला? जी कंसेप्ट ये है, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं, प्लीज कंसेप्ट क्या है? अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम के इंक्रीज करने से कॉस्ट पर क्या असरात आएगा? वॉल्यूम के इंक्रीज करने से प्रॉफिट पर क्या असरात आएंगे? इनकी स्टडी का नाम, कंबाइंड स्टडी का नाम CVP है। कोई तीर समझ आए? इंग्लिश में लिख दूं? हाँ, इसकी समझ लगी है। यूनिट इंक्रीज से what will be the effect on cost and profit if we increase or decrease the volume? So that is the CVP. उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में? What will be the effect on cost and profit अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं? क्या कर दें? वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब यूनिट्स। दैट इज कॉल्ड ये CVP है। ये CVP एनालिसिस, यू कैन से द CVP एनालिसिस। तो दिस इज द CVP एनालिसिस। CVP में एनालिसिस क्या करना है हमने? ये एनालिसिस करना है कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं या कम करें तो वॉल्यूम बढ़ाकर कॉस्ट में क्या फर्क पड़ने वाला है और प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये CVP है हमारे पास। मुश्किल तो नहीं? तो कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा अगर वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करें। डन हो गया? चलें जी, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। चलें आ जाए ज़रा यहाँ पे कि पढ़ लीजिएगा यार। इट इज़ यूज टू शो हाउ कॉस्ट एंड प्रॉफिट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम। ये भी बात बताई। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, किसके दरमियान रिलेशनशिप? कॉस्ट में, वॉल्यूम में और प्रॉफिट में।
तीनों के रिलेशनशिप को स्टडी करने का नाम सीवीपी है। ठीक है जी, आ जाए बेसिक फार्मूलाज में। सारे फार्मूलाज मैंने लिखे हुए ताकि आप लोगों को राइटिंग की टेंशन ना हो। सारे फार्मूलाज आपको सारे पढ़ाए हुए हैं, बस एक बार स्क्रीन में शो करवाना मकसद है। टोटल कॉस्ट के इस फॉर्मूले को जानते हो कि टोटल कॉस्ट इक्वल होता है फिक्स कॉस्ट के प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। और आपको पता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप क्या होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ तो कोई मसला। और अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है जी, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। हो सेल माइनस टोटल कॉस्ट। और फिर हमने ऊपर पढ़ा ये टोटल कॉस्ट कौन है, ऊपर पढ़ा टोटल कॉस्ट कौन है, फिक्स और वेरिएबल है। डन, मुश्किल बात तो नहीं। फिर ये जो 2 है, अब इस 2 को ब्रेक करने लगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल सेल कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट सोल्ड आएगा। मेरी बात समझ आ रही है। फिर टोटल सेल कैसे आएगी, टोटल सेल में आ जाएगी, ब्रेकअप के साथ चल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। ये यूनिट सोल्ड और यूनिट सोल्ड आपस में बराबर होंगे। मेरी बात समझ आ रही है। माइनस कर दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट की पूरी ब्रेकअप वाली इक्वेशन आ गई। यहां तक देखेंगे मसला। ये टोटल प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई मेरी, कोई मसला यहां तक देखें नहीं। फिर 4th नंबर पे पढ़ा हुआ है कंट्रीब्यूशन कैसे आती है, पढ़ चुके हैं। कंट्रीब्यूशन मीन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हम इसका ब्रेकअप देखें तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट सोल्ड, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट है। क्यों, ये कंट्रीब्यूशन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन में, और माइनस फिक्स करूंगा तो प्रॉफिट तक आ जाऊंगा। और अगर मुझे CS रेशियो चाहिए, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो चाहिए, यानी कि हर एक सेल कितना कंट्रीब्यूट करके दे रही है, हर एक सेल कितना कंट्रीब्यूशन कमा के दे रही है, तो ये परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल कितना, मतलब हर एक सेल कितना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करके दे रही है। बात समझ आ रही है। तो ये बस CS रेशियो आ जाएगी। यहां तो कोई मसला, इस फॉर्मूलाज में कोई मसला याद है या करने हैं, याद है, आगे चलें फिर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास CVP में आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब ये ब्रेक इवन जो है ना, ये CVP की जान है। मतलब ब्रेक इवन के बगैर CVP का कॉन्सेप्ट वजूद ही नहीं है, इसके बगैर। यानी कि ब्रेक इवन की वजह से CVP की इंपॉर्टेंस है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से। CVP एनालिसिस कैन बी यूज टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल। तो CVP में ब्रेक इवन वाला पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। CVP एनालिसिस कैन बी यूज टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल। देखें, आप बिजनेस करते हो, एक होता है बिजनेस आंखें बंद करके मुंह चुके करते रहना। उस बिजनेस का भरोसा नहीं होता कब चलेगा कब नहीं चलेगा, कब प्रॉफिट आएगा कब प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अगर आप बिजनेस करते हो, आपको फिक्र है कि यार मुझे चीज़ें बेचनी है, मुझे सेल करनी है, क्योंकि मैं सेल करूंगा तो मेरे खर्चे पूरे होंगे। बात समझ आ रही है। अब सेल कर रहे हो फिर लॉस आ रहा है, सेल कर रहे हो फिर लॉस आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही यार मैं क्या करूं। इसका मतलब है आप उतनी चीजें बेच रहे हो जो ब्रेक इवन से बहुत पीछे हैं। आपने लॉस, हमेशा लॉस में रहना है। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 यूनिट अगर एक महीने में 1000 यूनिट बेचूं, एक महीने में अगर 1000 यूनिट बेचूं तो मैं ब्रेक इवन पर हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं 600 यूनिट बेच रहा हूं तो लॉस आ गया। मैंने 700 यूनिट बेचे फिर लॉस है। मैंने कहा यार ये क्या है, मैं चीजें बेच रहा हूं, आप 700 बेची फिर लॉस आ रहा है। मैंने 800 बेची फिर लॉस है, मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, मेरी सेल हो रही है, सेल बढ़ी, 600 से 700 पे गया, 700 से 800 पे गया, 800 से 900 पे गया, मेरा तो बिजनेस ही फारग है यार। ये तो लॉस हो रहा है, पता नहीं लगता है कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है मुझे, कोई चोरियां कर रहा है मेरे बिजनेस में, मेरी सेल बढ़ी फिर भी लॉस है। उस बेचारे को पता ही नहीं था जो तू बिजनेस कर रहा है, जो तेरे बिजनेस के खर्चे आ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट के खर्चे आ रहे हैं, वो तेरा ब्रेक इवन ही 1000 पे पड़ा हुआ है। तो कैसे तू प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है। फिर उसने किसी से मशवरा किया,
आप जैसे किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से मशवरा किया कि यार तेरे भाई को तो, तेरा भाई सेल पे सेल फड़काई जा रहा है पर भाई को फिर भी लॉस हो रहा है, चक्कर क्या है? उसने कहा यार बता तेरे खर्चे क्या हो रहे थे, उसे फिक्स कॉस्ट बताए, वेरिएबल कॉस्ट बताए, उसको नालायक इंसान, तेरा तो ब्रेक इवन ही 1000 पे आ रहा है, तो 1000 से कम तो यूनिट बेचेगा तो लॉस ही आना तुझे। अब अपनी तू सेल टीम को टारगेट दे कि तुमने 1000 से ऊपर करना है, टारगेट दिया तो हमने कहा 1000 सेल करनी है, जो 1000 से ऊपर करेगा उसको कमीशन भी देंगे, हम कमीशन भी देंगे। और लालच में सेल टीम तगड़ी हो गई, मेहनत किया, 1200 यूनिट बेच दिए, तो 1000 से ऊपर कितने किए हम, तो थोड़ा सा प्रॉफिट आया। अगली बार 1500 यूनिट बेचे, प्रॉफिट बढ़ गया, 2000 यूनिट बेचे, प्रॉफिट और बढ़ गया, 3000 यूनिट बेचे, प्रॉफिट का और लेवल बढ़ गया। इसका मतलब ब्रेक इवन से जितना दूर जाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो ब्रेक इवन के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो मैं अपना टारगेट सेट कर पाऊंगा, है ना? क्लियर है? तो व्हाट इज द ब्रेक इवन? सो ब्रेक इवन एक्चुअली इज वेयर देयर इज द प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, वेयर देयर इज द नो प्रॉफिट। प्रॉफिट जीरो मतलब ब्रेक इवन होता है। प्रॉफिट जीरो का मतलब जब रेवेन्यू और कॉस्ट, सेल मतलब रेवेन्यू होता है ना, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम हो। मेरी बात समझ आ रही है? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या हो, सेम हो। और फिर नीचे देखो, जब टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम हो, ये भी ब्रेक इवन होता है। कैसे पहुंचते हो यहां तक? ये फिक्स कॉस्ट जब उधर जाएगी तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये वाली बात बन जाएगी। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट आ जाए तो भी ब्रेक इवन, रेवेन्यू कॉस्ट बराबर हो तो भी ब्रेक इवन, प्रॉफिट जीरो तो भी ब्रेक इवन होगा। यहां तक कोई मसला नहीं होगा? कोई मसला? अब अगला मसला उसने कहा कि यार ये जो तूने कैलकुलेशन की ना, 1000 यार मुझे भी बताए, राज की बात, बड़ी कीमती बात है यार, ये मुझे पता चल गया यार, अगला बिजनेस करूंगा उसमें हो सकता है कोई 1200 या 1500 ब्रेक इवन आए, यार मुझे राज की बात तो बता। तो उसने कहा इसको कहते हैं कंसल्टेंसी फी। माल निकाल पहले माल निकाल पहले, ठीक है? तो फिर वो कहेगा तू भाई से पैसे लेगा, तू भाई है इसलिए तेरे से पैसे ले रहा हूँ ठीक है? तो फिर उसने नोटू निकाले फिर, ठीक है जी। और आपने कहा अच्छा, आपने उसको एक कैलकुलेशन सिखा दी ब्रेक इवन की, ठीक है जी। पर्पस ऑफ कैलकुलेट ब्रेक इवन मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश खुद ही पढ़ लेना, बच्चों वाली इंग्लिश लिखी है, दिस इज अ कार वाली, ठीक है? अगर हम ग्राफ से ब्रेक इवन को देखना चाहें तो ग्राफ से हम ब्रेक इवन को देख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिन है जहां पे प्रॉफिट जीरो होगा, इससे ऊपर प्रॉफिट वाला एरिया आएगा और इससे बिलो जो है वो लॉस वाला एरिया आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये हमारे पास सेल यूनिट्स हैं, ये मेरे पास सेल यूनिट्स हैं, ये हमारे पास सेल यूनिट्स हैं, ये हमारे पास प्रॉफिट वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? प्रॉफिट की लाइन है, ठीक है? जब मैं 1000 यूनिट बेचूंगा तो ये प्रॉफिट कहां पर आ रहा है? यहां पे जीरो पे आ रहा है। प्रॉफिट कहां पर आ रहा है? जीरो पे आ रहा है। इसका मतलब ये ब्रेक इवन पर आ गया, क्योंकि एट दिस पॉइंट प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, एट दिस पॉइंट प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। मैंने 1200 यूनिट बेचे, तो अब देखें प्रॉफिट कहां पे निकल गया, ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन पे निकल गया ना, ये देखो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन पे निकल गया। बस समझ आ रहा है? मैंने 1400 यूनिट बेचे, प्रॉफिट चेक करें, लेवल बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट का। इसका मतलब मैं जितना ब्रेक इवन से दूर हूँ, चेक करें प्रॉफिट का लेवल उतना बढ़ता जा रहा है। और मान लो मैंने 900 यूनिट बेचे, अब 900 यूनिट यहां पे आ रहा है, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, लॉस। मैंने 700 यूनिट बेचे तो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो ब्रेक जितना पीछे होगा तो लॉस होगा, आगे होगा उतना प्रॉफिट होगा। ध्यान तो कोई मसला? एक और डायग्राम से समझाऊं, ये काफी है।
फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम से भी समझा सकते हैं। ये प्रॉफिट के साथ बनाई है मैंने, वो कॉस्ट और रेवेन्यू के साथ भी बन सकती है। बनाऊं या ओके? चलिए मशवरा दिया करें। ओके चलो जैसे आपकी मर्जी। ओके अब हम जानते हैं, उसने आपसे पूछा यार राज की बात बता यार, ये 1000 कहाँ से आया? तो आपने कहा 1000 सीखने के लिए 1000 रुपए देने पड़ेंगे। उसने आपको 1000 रुपए दिए और आपने एक नन्ही मुन्नी सी कैलकुलेशन उसको फौरन हाजिर कर दी। उसने कहा बस, उसने कहा देख रहे तेरे इतने मैंने मसले हल किए हैं। तो ब्रेक इवन सेल अगर जानना चाहते हो यूनिट्स में, ब्रेक इवन सेल अगर जानना चाहते हो यूनिट्स में कि कितने यूनिट्स बेचूं तो मैं ब्रेक इवन पर हूंगा, तो सीधा सा फॉर्मूला आपने क्या कर, अपने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में डिवाइड कर दे, अपने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में डिवाइड कर दे, डायरेक्ट ब्रेक इवन सेल यूनिट्स आ जाएंगे। कोई मसले वाली बात तो नहीं। और ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना है? वो याद है ब्रेक इवन में आपको एक चीज सिखाई थी कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होती है ना? याद है? दिखाऊं मैं, ज़ियारत कराऊं ऊपर से? ज़ियारत है, ज़ियारत है, ज़ियारत है। फिर ये कंट्रीब्यूशन का ब्रेकअप क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का ब्रेकअप क्या है? बोलो ना यार। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स जो भी होंगे, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब यहां से नंबर ऑफ यूनिट्स अगर निकालें तो इक्वेशन क्या बनेगी? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये ब्रेक इवन, ये वो हैं जो ब्रेक इवन यूनिट्स होंगे। तो देखो सॉरी टोटल कॉस्ट को लिखा हुआ मैंने, फिक्स कॉस्ट यही है ना, तो चेक करो यही लिखा हुआ फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो डायरेक्ट आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। कोई मसला फॉर्मूले में? और अगर हेलो बच्चों, और अगर मुझे वही ब्रेक इवन चाहिए पैसों में तो क्या करूंगा? बड़ा आसान, वो जो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स आ गए, वो जो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स आ गए, उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। बेवा समझे? वो जो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स आए उनको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन रेवेन्यू, लेकिन पैसों में, क्या मेरी बात समझ लगती है? मुश्किल बात नहीं। और अगर आप कहते नहीं सर नहीं, ये तो आप ब्रेक इवन यूनिट वाले रास्ते से आए हैं ना सर, डायरेक्ट मैं चाहता हूं ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाए, तो कोई मसला नहीं। यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करते हैं और रेवेन्यू के लिए CS रेशियो फाइंड करते हैं, जो ऊपर मैंने बताया कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। तो CS रेशियो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करेंगे तो सेल यूनिट्स आएंगे। दोनों फॉर्मूले याद कर लो जरा, और याद कर लो यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन यूनिट्स आएंगे जबकि रेवेन्यू में CS रेशियो आएगा। चलें आगे चलें कि याद करना है? अभी भी याद कर लो। कर लिया? रेवेन्यू दूसरे फॉर्मूला कौन सा? रेवेन्यू दूसरे वाले फॉर्मूले से आता है ब्रेक इवन सेल यूनिट। आगे बड़ी बात ये है, तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है मैंने, ब्रेक इवन सेल यूनिट, उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये मैंने पहले बता दिया आपको, सही है? ये पहले बता चुका हूं आपको मैं। डायरेक्ट करना चाहते हो तो फिर ये CS रेशियो से ये करना पड़ेगा आप। 10 हो गया, आगे चलें।
और सी एस रेशियो कैसे आती है, कंट्रीब्यूशन टू सेल, कंट्रीब्यूशन टू सेल। और सी एस रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं इसको, जिसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। मार्जिन मीन प्रॉफिट ऑन सेल, सी एस रेशियो मीन प्रॉफिट ऑन सेल, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल। डन हो गया। नोट, इंपॉर्टेंट नोट पे आ जाए, इन सीवीपी वी एम अस्ट, ये लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, अस्ट, वाह क्या जोर दिया गया। ओके, एक एम ज्यादा आ गया, वी मस्ट, मस्ट इन सीवीपी वी मस्ट नो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट सेपरेटली। क्यों भाई, क्यों, वाई 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 वाई, क्योंकि चेक करो फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट आती है। तो अगर टोटल कॉस्ट गिवन कर दे तो भाई वेरिएबल को चुक्के परे मारूंगा, तो क्योंकि मुझे यहाँ से फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है, क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूंगा तो कंट्रीब्यूशन होगी। इसे सीवीपी में जब भी टोटल ओवरहेड देगा तो पक्की बात है फिक्स को अलग करूंगा, वेरिएबल को अलग करूंगा, और आपको तोड़ने के तरीके बताए हुए हैं। परसेंटेजेस गिवन करेगा, खामोश है तो हाइलो मेथड लगाएगा, हाइलो मेथड लगाएंगे। डन हो गया, बात समझ आई। चलो जल्दी से छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एग्जांपल जल्दी फड़का दो, खुद करो खुद करो। और देखो ये 75,000 में 15 लाख आंसर आता है। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन नहीं है पढ़ा तूने, क्रॉस प्रॉफिट पढ़ा है नहीं ना, कंट्रीब्यूशन है, तो सी मार्जिनल कॉस्टिंग। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए पढ़ते हैं। ये मैंने मार्जिनल ऑप्शन में बताई थी बात, ये मैंने। जल्दी करे, फिर एक पास पेपर का सवाल फड़काने लगा। जी बच्चों, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, हो गया, मैं कर दूं, मेरी ज़रूरत है भाई। ये वॉल्यूम आएगा, कैसे आया होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है 6 लाख, तो ये ऐसे आया होगा 6 लाख। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है भाई, सेल कितनी है, सेल 20 माइनस 12, तो ये आंसर ये आ गया होगा, ये 75,000। और ये भाई साहब कैसे होंगे, ये वाले भाई साहब कैसे होंगे, ये 6 लाख आया होगा। सी एस रेशियो, सी कौन है, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 8 का, और सेल कितनी है 20 की, ये आंसर आ गया 15 लाख। डन हो गया। स्प्रिंग, आपके पास पास पेपर नहीं होने ना स्प्रिंग 13 अल्टर लिमिटेड पर आ जाए, अभी सॉल्व करते हैं। इसके पास में रखवा दूंगा आज बुक शॉप पर। पास पेपर तो मेरे पास भी नहीं होंगे 25 तक, ठीक है, अभी मैं सेंड कर देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ मैं। स्प्रिंग 13 पर आ जाए, स्प्रिंग 13 पर जी। जल्दी से एक नज़र मार लें सवाल पे।
ये अल्टर लिमिटेड वाला सवाल करने लगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द CVP। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो कि हम अभी क्लास में करने लगे हैं। अच्छा, CVP के बारे में सुन लें। CVP का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसान है। ये CVP अगर मैं अभी चाहूँ तो बस 1 घंटे में सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है। CVP 1 घंटे में खत्म, एक लेक्चर में खत्म हो गया। फिर सारी प्रैक्टिस पास पेपर। और अगर आप मेरे से पूछें, पूरे CMA में सबसे मुश्किल पास पेपर CVP के। इतनी वैरायटियां लगवाता है, इतनी वैरायटियां लगवाता है, एक आंसर को फाइंड करके मुझे 4-4 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। मतलब मुझे एक फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, वो मैं जाऊंगा ढूंढने, वो दरवाजा बंद होगा, अगले दरवाजे में जाऊंगा, वहां से कुछ चीजें मिलेगी, अब वहां से कुछ मिलेगा, कुछ रह जाएगा, फिर उसको ढूंढने के लिए अगले दरवाजे में जाऊंगा। यानी कि एक आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे 4-4 वर्किंग करनी पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर एक आंसर आएगा। अभी सवाल देखेंगे ना, फिर पता चलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आसान, पर पास पेपर इसके तगड़े हैं, स्ट्रांग है। तो इसलिए हम मैक्सिमम सबसे ज्यादा पास पेपर इसके मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, ताकि अगर कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट बने, फिर रिमेनिंग ताकि आप लोग खुद कर लेंगे। डन। चलो जल्दी से नजर मार लो। डिफेक्टिव यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट आएगी, क्यों नहीं लेंगे। अगर हमने 150 यूनिट बनाए हैं तो उनसे 10 एंड पे पता चला है। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट लग चुकी हुई है ना उनके ऊपर, फिक्स कॉस्ट भी सारा कुछ, उसके ऊपर सारी कॉस्ट लग चुकी हुई है। अगर वो पहले आ जाए 60%, हाँ तो फिर 60% के उसका मतलब है मटेरियल 100% लगे हुआ, कन्वर्जन 60% लगी हुई है। हाँ, तो हम 60% लेंगे। वो 60% है, वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। फिक्स वो कहना तो शुरू भी लग जाती है और वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ साथ। हाँ, तो इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी ना, उसका 60% लोगे डैमेज यूनिट्स के लिए। कैपेचूनो वाले सवाल में यही था। हाँ, तो मैंने कल समझा नहीं दिया था, फिर भी हाँ यही था। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन 60% लगी थी कैपेचूनो वाले सवाल में। चलो जी, सवाल पढ़ लिया, ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ो, करना क्या है। एज्यूमिंग दैट नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ फेब, कैलकुलेट द क्या पढ़े इन क्वांटिटी का मतलब क्या, बोलो ना यार। यानी कि मुझे ब्रेक इवन सेल यूनिट चाहिए, सही है। अच्छा, अब आए जरा, अभी ब्रेक इवन के चालाकियां चेक करना। अच्छा, इसमें फाइंड कुछ भी नहीं करना होता, अभी देखना जरा। अब फॉर्मूला लिखेंगे, आप इतने हैप्पी रहेंगे, यार बस ये फाइंड करना है, बस ये फाइंड करना है। वो बस ये फाइंड ही नहीं होता, ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी। बस फॉर्मूला लिख लो और वाकई में सफर में निकल जाओ, बोरिए भी पैक कर लो और निकल जाओ जंगलों में। जब तक वो मिलता नहीं है ना, ढूंढते रहो, फिरते रहो, कहीं ना कहीं मुंह चुक के चले जाओ, उधर चल जाओ, बस ढूंढ कर लेकर आना। अब चेक करें क्या मुझे फाइंड करना है यार। देखो, ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी फाइंड करी ना, तो यानी कि मुझे ये चाहिए ब्रेक इवन सेल यूनिट्स। यानी कि सिर्फ मुझे क्या चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट ही तो चाहिए। टोटल फिक्स कॉस्ट सिर्फ ये चाहिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए सिर्फ, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। तो क्या फर्क है, फिक्स कॉस्ट पड़ी होगी, कंट्रीब्यूशन पड़ा होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा, छुट्टी हो जाएगी हमारी। बात समझ आ रही है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट है,
यहां से जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट आप देखेंगे यार, फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है, इतनी ड्रोनी फिक्स कॉस्ट कहीं नहीं देखी आपने। और फिक्स कॉस्ट की डेप्रिसिएशन आ गई और रेडमन सेलिंग आ गया, खत्म कहानी, दो दो। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपको बताएगा कि मैं फिक्स कॉस्ट हूँ। आपने कभी सोचे नहीं होगा यार फिक्स कॉस्ट, तू भी इतना शरारती होगा यार, तो ये तो हम मासूम समझते थे कि यार मतलब तू ही तो एक होता था जो सबसे आसान होता था। इससे पीछे अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो मेरा निकाल के फिक्स कॉस्ट ने कभी हमें तंग किया, ये सबसे अच्छा बच्चा हमारा। मटेरियल ने वैरायटियां लगाई हैं, लेबर ने वैरायटियां लगाई है, वेरिएबल ओवरहेड ने लगाई है, फिक्स कॉस्ट तो अच्छा बच्चा था। आज फिक्स कॉस्ट अपनी औकात दिखाएगा। ठीक है, आओ नजर आप, हम आपको बताते हैं। तो ये वर्किंग 1 से आएगा और ये वर्किंग 2 से आएगा। अब तसल्ली से हम जंगलों में निकलने लगे हैं और पहले हम वर्किंग 1 करेंगे और टोटल फिक्स कॉस्ट को घसीटते हुए लेकर आएंगे। ये सवाल आसान है क्योंकि अभी शुरुआत में मेरा पहला सवाल है, तो इसमें तो मैं काबू कर लूंगा, आगे आगे बताएगा वो आपको। तो वर्किंग 1 सर, वर्किंग 1 बच्चों किसकी आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट? आइए जरा टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढें, हम जरा टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढें। ये फिक्स कॉस्ट आ गई मेरे पास, पर यूनिट पे पड़ी हुई है, फिक्स कॉस्ट की पड़ी पर यूनिट पे पड़ी है 3.5, 3.5 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मेरे पास? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? 175,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आ जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये मेरे पास फिक्स ओवरहेड्स आ गए, क्या आगे? फिक्स ओवरहेड्स आ गए। तो ये तो लिखें जरा जी, कैसे आया ये? मल्टीप्लाई बाय क्या है? 3.5। हाँ हाँ 3.5 है यार, 3.5। आंसर बताएं क्या आता है? आंसर बताएं क्या आता है? 6125। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा देखो फिक्स कॉस्ट क्या है, अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाए, यहाँ से देखो कोई फिक्स कॉस्ट नजर आ रही हो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये हमने कर लिया। ठीक है, इसके अलावा फिक्स कॉस्ट देखें, सेलिंग एक्सपेंस टोटल में है, सेलिंग एक्सपेंस टोटल में है। अगर ये सेलिंग एक्सपेंस टोटल में है तो इसका मतलब सेलिंग एक्सपेंस में हो सकता है कुछ वेरिएबल भी हो और कुछ फिक्स भी हो। सेलिंग एक्सपेंस क्या? चीज़ों को बेचने का खर्चा। अगर तो चीज़ें ज़्यादा बेचूंगा, ज़्यादा खर्चा आएगा तो वेरिएबल नेचर का बन जाएगा। और इसमें कुछ फिक्स भी होगा कि यार डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फिक्स इतनी लगती है, या कोई फिक्स सेलिंग एक्सपेंस आ रहा होगा, कोई फिक्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ रहा होगा, अभी तो सेलिंग एक्सपेंस है। अकाउंटिंग में जब आप कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, इन अदर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं, वहाँ पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का एक कॉलम आता है, पूरा पूरा हेडिंग आती है। ठीक है जी। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस अगर कोई कुछ ना हुआ तो ये टोटल हमारे पास होगा और इसको फिक्स और वेरिएबल को तोड़ना पड़ेगा हमें। एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंस इन फेब हैव डिक्रीज बाय 42,000। इसका मतलब 42,000 जो है ये हमारी सेलिंग एक्सपेंस जो है ये डिक्रीज कर गई। यहाँ तो कोई मसला, सेलिंग एक्सपेंस डिक्रीज कर गया हमारे पास 42,000। अब सीवीपी में ना एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, फिर कहीं पर जाकर ये काबू होगा, वरना ये काबू होने वाला नहीं है। तो सेलिंग एक्सपेंस फिक्स है या वेरिएबल है या टोटल है? जल्दी बताएं यार। ये टोटल आ गया। अगर टोटल आ गया तो इसका फिक्स कॉस्ट को अलग करूंगा और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करूंगा, और यहाँ जो फिक्स आएगा उस फिक्स को अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस चाहिए मुझे। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस चाहिए, तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं फिर? वर्किंग 1.1 खोल लेते हैं, वर्किंग 1.1 बना लेते हैं और इसको ढूंढना शुरू करते हैं। आए जरा, वर्किंग 1.1,
कोई परसेंटेज दी हो कि यार वो जो ऊपर ना टोटल है ना 295, इसमें से फिक्स इतना, वेरिएबल इतना है, ये कोई गिवन है कहीं पे? कि 295 में से 95 जो है वो फिक्स है, 2 लाख वेरिएबल है, ऐसा लिखा? नहीं लिखा। परसेंटेज दी है कि इतने परसेंट फिक्स है, नहीं है, तो फिर क्या करूंगा? फिर क्या करूंगा? कैसे तोड़ूं उसको, टोटल का फिक्स और वेरिएबल में? सब कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हाई लो मेथड बच जाता है। तो इसको फिक्स और वेरिएबल में कैसे तोड़ूंगा? हाई एंड लो मेथड लगा के, हाई लो मेथड लगा के इसको तोड़ूंगा। मेरी बात समझ आई? अब अगला सवाल, हाई लो मेथड कैसे लगाऊं? हाई लो मेथड में तो 2 यूनिट्स और 2 कॉस्ट चाहिए होती हैं, 2 यूनिट्स और 2 कॉस्ट चाहिए होती हैं। तो 2 कॉस्ट है मेरे पास, एक 295 और अब की बार 42,000 से डिक्रीज हो गया, तो 295 माइनस 42 करूंगा तो मेरे पास एक नई कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ आइए? अब उसके मुझे यूनिट्स चाहिए होंगे, कितने यूनिट्स? वो यूनिट्स चाहिए होंगे किसके? फेब के। ये सारा डाटा किसका है? फेब का। Alter Limited produce and market a single product available from AL's record for the month of Feb। ये क्या है? मंथ ऑफ फेब का डाटा मेरे पास 2013 का। एज कंपेयर टू क्या लिखा हुआ है? लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंस इन फेब 13 हैव डिक्रीज बाय 42,000। लास्ट मंथ से अगर हम कंपेयर करें, अगर हम लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो सेलिंग एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज हो चुका है। वो क्या हो गया? फेब में 295 डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब यहां से अगर हम हाई लो मेथड लगाते हैं वर्किंग वन में, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस और यहां पे हम हाई लो मेथड लगाते हैं, अब हम किस मंथ में बैठे हुए हैं? जैन में, फेब में, सॉरी, हम किस मंथ में बैठे हुए हैं? फेब में। तो पिछला लास्ट मंथ कौन सा होगा? जैन होगा। तो मुझे इनके यूनिट चाहिए होंगे और मुझे यहां से कॉस्ट चाहिए होगी ना। मेरी बात समझ आ रही है? यूनिट चाहिए होगा, टोटल कॉस्ट चाहिए, फिर मेरा हाई लो मेथड लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, वो कह रहा है एज कंपेयर टू लास्ट मंथ, एज कंपेयर टू लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंस इन फेब हैव डिक्रीज बाय 42,000। 42,000 से सेलिंग एक्सपेंस डिक्रीज कर गया है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ यहां से यूनिट्स का चेंज आएगा, यहां से टोटल कॉस्ट का चेंज आएगा, यानी कि जेन की जो भी सेलिंग होगी, फैब की जो भी सेलिंग होगी, उन दोनों में कितना डिफरेंस आया? 42,000 का, क्योंकि उसने कहा था 42,000 से वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये जो फैब है, ये जो फैब वाली 295 है, ये तो 42 रुपये डिक्रीज होने के बाद आई हुई है, यानी कि ये तो 295 पे पड़ी हुई है। ये किसकी पड़ी हुई है? 295 पे पड़ी हुई है। तो अगर आप ऊपर वाले को फाइंड करना चाहो तो जरूरत नहीं है मुझे फाइंड करने की, दोनों को ऐड करूंगा तो ऊपर वाली आ जाएगी। दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऊपर वाली आ जाएगी, पर जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है। मसला है यूनिट्स का, मसला है यूनिट्स का। जेन के यूनिट चाहिए या फेब के यूनिट चाहिए? यहां पे यूनिट प्रोड्यूस्ड आएंगे, यूनिट सोल्ड आएंगे, क्या आएंगे? यूनिट प्रोड्यूस आएंगे, सोल्ड आएंगे, या हर लम्हे आपको ये फासला करना पड़ेगा एग्जाम में बैठ के, तो हम अभी कर लेते हैं। यहाँ पे जो यूनिट्स लिखूंगा वो सोल्ड लिखूंगा, प्रोड्यूस लिखूंगा, चेन के फेब के। जी भाई, सेलिंग है, सेलिंग खर्चा, यूनिट सोल्ड के ऊपर खर्चा आ रहा है, तो यूनिट सोल्ड आएगा। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पर मैं लिख देता हूं क्योंकि गलती ना करें आप। अगर एडमन होता तो एडमन खर्चा आ रहा है यूनिट्स को, अगर बेचने के लिए है तो यूनिट सोल्ड, अगर प्रोडक्शन के लिए तो फिर प्रोड्यूस ले लेंगे, ये यूनिट सोल्ड लेने।
अब जेन के यूनिट सोल्ड कितने हैं, फेब में यूनिट सोल्ड कितने हैं, देखो जरा यूनिट सोल्ड कहीं पे कहानी नजर आ रही हो, कहीं पे चीजें नजर आ रही हो, यूनिट सोल्ड यूनिट सोल्ड यूनिट सोल्ड देखें कहीं पे नजर आ रहा हो। इन जेन 13 एएल प्रोड्यूस एंड सोल्ड 180 यूनिट्स। कहता है जनवरी में तो 1,80,000 आ गए, चलो ये तो मेरे पास आ गए यूनिट 1,80,000, और ये पॉइंट नंबर 4 में गिवन था। अब बताओ फेब में कैसे आएंगे, फेब में फेब वाले यूनिट्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे, फेब वाले यूनिट्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे, यहां से यूनिट सोल्ड निकालना पड़ेगा, ये वाले यूनिट्स मिस हैं, ये वाले मिस हैं, ये वाले यूनिट्स कैसे आएंगे। अब देखें, अब वर्किंग पर वर्किंग खुल रही है, मैंने वर्किंग 1.1 ओपन की थी, पता चला ये है ही नहीं है, अब इसको ढूंढने के लिए 1.1 ओपन किया, अब 1.1 ओपन किया, पता चला फेब के यूनिट्स ही नहीं है, अब इसको ढूंढने के लिए फिर एक और वर्किंग ओपन करेगा, तो वर्किंग पर वर्किंग ओपन होती है यहाँ पे, इसलिए ये पास पेपर का सवाल मुश्किल बन जाता है, वरना करना कुछ भी नहीं है, करना तो कुछ नहीं है, दोनों को डिवाइड ही करना है बस, आंसर कुछ भी नहीं है, बस उन तक पहुंचना है बस किस तरीके से हमने, सही है। अब यूनिट सोल्ड है, अब यूनिट सोल्ड के लिए हमारे पास क्वांटिटी स्केल याद है, वो बनेगा। यूनिट सोल्ड कैसे आते हैं, यूनिट सोल्ड अगर हमने फाइंड करने हो कैसे आएंगे यार, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, ये है। अगर जन है मेरे पास तो ये फैब का क्या लगेगा, ओपनिंग, है ना, ठीक है भाई, ये समझ आ रही बात, नहीं आ रही। ये जो यूनिट सोल्ड है वो तो जनवरी में और बिक गए, खत्म हो गए, स्टॉक तो नहीं था, क्लोजिंग ओपनिंग तो नहीं बनने वाला फिर, है ना, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनने वाली। तो फेब में यूनिट्स ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग हो तो यूनिट सोल्ड निकाल लूं मैं। अब ये ढूंढे कि ओपनिंग परचेजेस क्लोजिंग है हमारे सवाल में, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, अच्छी बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। ये फेब का है तो मुझे फेब की चाहिए, मुझे फेब की चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 यूनिट्स आ गई, ये 30,000 यूनिट्स जो हैं वो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख ली, ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो 30,000 आ गए, अब चाहिए प्रोडक्शन या ओपनिंग, मान लो अगर ओपनिंग ना हो प्रोडक्शन चाहिए, चलो जी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ढूंढो, प्रोडक्शन ढूंढो ऊपर, 1,75,000 ये अपने कहाँ पे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन गुड्स यूनिट, प्रोडक्शन गुड्स यूनिट, जो आपने गुड्स यूनिट बनाए वो कितने बनाए, 175,000, चलो जी ये आ गया, यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना। हम क्या करते, प्रोडक्शन में से क्लोजिंग माइनस करते, यूनिट सोल्ड लिख लेते, कहानी खत्म हो जाती मेरी, आसान था, आसान था। तो यहाँ पे मैं लिखता यूनिट प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग करता, यूनिट सोल्ड आ जाता, ना ना ना, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, पॉइंट नंबर 1 पे आओ। Inspection is performed at the end of the production and defective unit are estimated 20% of the inspected units. Cost process का process costing हल्का सा टच दिया उसने। The defective unit are sold at the scrap of 5 per unit. लो जी मसला पड़ गया। इसका मतलब ये होगा जो यूनिट प्रोड्यूस किए 175, इसका मतलब इसमें से 20% तो ज़ाया भी होने वाले हैं, 20% तो ज़ाया भी होने वाले हैं, है ना, और वो जो ज़ाया होंगे वो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स पर होंगे। इसका मतलब यहाँ से हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की याद आ रही है, प्रोसेस कॉस्टिंग की याद आ रही है, और उसमें से प्रोसेस कॉस्टिंग में किस कंसेप्ट की याद आ रही है, क्वांटिटी स्केड्यूल की याद आ रही है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाऊंगा, फिर देखूंगा मेरे पास क्या सूरत हाल बनती है। मेरी बात समझ आई, यहाँ तो कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास मिस है, और मिस करने के लिए
मेरे पास लॉस आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड हमारे मिस थे, तो इसके लिए वर्किंग 1.1 है। तो अब अगली वर्किंग खोलते हैं, वर्किंग 1.2। यहाँ तक कोई मसला जी? इसमें कोई मसला? अल्लाह ना करे इससे आगे कोई वर्किंग खुल जाए यार। वर्किंग 1.2 और वर्किंग में क्या ढूंढने लगे हैं, यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड किसके, फेब्रुअरी के, फेब्रुअरी के यूनिट सोल्ड है। चलें जी, आ जाए जरा क्वांटिटी स्केड्यूल में आ जाए। क्वांटिटी स्केड्यूल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास नहीं है। इनपुट अभी नहीं पता, बात समझ आ रही है बच्चे? ये रॉ मटेरियल होगा, प्रोसेस में मटेरियल होता है, और जो हमें चाहिए वो यूनिट्स चाहिए, हमें फिनिश गुड्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? फिनिश गुड्स चाहिए। ये बात समझ आ रही है मेरी? इनपुट का हमें नहीं पता। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास नहीं है। क्लोजिंग वर्क पे माइनस अगर हो तो मैं लिख रहा हूँ, है नहीं हमारे पास, ये भी मेरे पास नहीं है। और ये फिलहाल क्वेश्चन मार्क के ऊपर है, इसका अता पता को नहीं, ये दोनों सवाल में नहीं है। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या करते थे, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हम करते थे। नॉर्मल लॉस हमारे सवाल में कितने हैं, नॉर्मल लॉस हमारे सवाल में कितने हैं, 20% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स। और इंस्पेक्टेड यूनिट में ये एक्स ही होगा, ये एक्स होगा, तो नॉर्मल लॉस कितने हैं, 20% ऑफ एक्स। ये एक्स है मेरे, मान लो ये अगर एक्स है तो 20% ऑफ एक्स है। डन हो गया ये नॉर्मल लॉस। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। और आउटपुट कितना है हमारे पास, प्रोडक्शन गुड्स यूनिट 175,000। ये 175 हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। डन हो गया, ये मेरे पास आउटपुट है। अच्छा लग रहा है? अब ये तो पहला सवाल है, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये आउटपुट हमारे पास गिवन है, आउटपुट हमारे पास, हाँ ये मैंने ज्यादा करवाने अभी। आउटपुट कितना मेरे पास 170। अच्छा सीवी का सवाल ना जो मैं करूंगा घर जाके ना दो दो बार करना है इसको, दो दो बार करना, दो दो बार, फिर कब काबू आगे जाके, वरना ये नहीं आएगा काबू। अब रुक जाएंगे आप, कहेंगे यार आगे तो रास्ता ही नहीं है मेरे पास। तो 175,000 आ गया, ये 175,000 मेरे पास आउटपुट आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? जी, अगर ये 175,000 है और ये इनपुट है, लॉस आउटपुट, ये मैंने ना क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदाज में करवा दिया। अगर आप चाहते तो मेरे पास दूसरा हल ये था, आसान वाला, आसान वाला ये था, ये देखो, इनपुट लॉस आउटपुट, आप ऐसे भी कर सकते हो। आउटपुट कितना, 175,000, इनपुट का मुझे पता नहीं है, और लॉस हो है कितना था, 20%। तो सीधी सी बात है यार, ये 80% में पड़ा हुआ, ये किस पे पड़ा हुआ है, 80% पर। तो यहां से करूंगा 80 या 0.80 कर दूं, 0.8 कर दें, तो ये मेरे पास इनपुट आ जाएगा जो मुझे चाहिए था। सिंपल इज दैट। कितना आता है मेरे पास, 218,750। बस ये करना था मुझे, मैं ये ना बनाता सारा, ये और आ गया। अब ये नहीं तो ये बना लो, असल तो यही चाहिए। तो ये मेरे पास एक्स आ गया, 218,750, ये आ गया। तो ठीक है, ये ना करो, ये कर लो, ऐसे वाला कर लो, ऐसे वाला सही है, उड़ा दूं मैं, फिर वो वाला करना पड़ेगा। भाई समझ लगी? यहां तो कोई मसला, यहां तो कोई मसला? तो भाई ये आपके पास इनपुट आया, ये आपका इनपुट, यानी कि ये है आपका यूनिट प्रोड्यूस्ड, परचेज कह लो, जो भी कह लो इसको, जो भी इसका नाम रखना रख लो। यहां तक देखें कोई मसला?
जी चले आगे। तो इनपुट हमारे पास कितना आया 218,750 और आउटपुट कितना आया 175,000 और ये हमारे पास आ गया। डन, आगे आ जाए यहाँ पे। तो मुझे क्या चाहिए यूनिट सोल्ड। अब यूनिट सोल्ड में हमने ये क्यों किया ये इसका आपको पता चलेगा जब हम इसे नेक्स्ट वर्किंग ओपन करेंगे। ठीक है, अभी मैं जरा आसान करने लगा आपके लिए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, अभी थोड़ा सा आसान करता हूं। इनपुट क्यों निकाला, हालांकि अभी इनपुट की यूज नहीं है, अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अभी हमें ना आगे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ये उसके लिए हमने निकाल लिया। पहले इसको ले जाते हैं हम, अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़नी, इसको ले जाते हैं हम यहाँ पे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी है हमें ठहर के। यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए यहाँ से यूनिट सोल्ड, और अपनी पुरानी वाली इक्वेशन पर वापस दोबारा आ जाए जरा। पुरानी अभी मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, इससे पहले ओपनिंग थी। अच्छा ये यूनिट्स हैं, तो ये ओपनिंग फिनिश गुड्स आएगा प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स और यहां से फिनिश गुड्स सोल्ड। ये वाली हमने इससे पहले इक्वेशन लिखी थी। अभी हम ये ओपनिंग मेरे पास है नहीं, और जो प्रोड्यूस्ड है तो यही तो मेरा एक्चुअल में आउटपुट है, ऐसे यही तो आउटपुट होगा प्रोड्यूस्ड, है ना। वो सवाल में कितने हैं 175 पढ़ा था शायद हम लोग, ये पढ़ा हुआ है। प्रोडक्शन कितनी है 175,000, तो यहां पे क्या आ जाएगा 175,000। क्लोजिंग कितना है यूनिट्स में 30,000। तो यहां पे 0 है, तो आंसर कितना आ गया यूनिट सोल्ड का जी 145,000। सो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 145,000। और ये 145,000 यहां पे लिख देंगे 145,000। डिफरेंस ले कितना आया, कितना 35,000। यहां तक कोई मसला जी बच्चों, क्या टोटल कॉस्ट सुपर वाले की जरूरत नहीं ना, हम हाई कॉस्ट हाई यूनिट्स ले लेंगे ना, हाई कॉस्ट और हाई यूनिट्स ले लेंगे। आ जाए जरा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है सबसे पहले, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितनी है 42,000 एंड चेंज इन यूनिट्स कितने हैं 35,000। जी आंसर बताएं क्या आता है रुपीस 1.2। और यहां से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, और फिक्स कॉस्ट कैसे आती है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, हाई वैल्यू उठा लें यार, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1.20 और हाई यूनिट्स उठा लें 145,000। जी फिक्स कॉस्ट कितनी आती है 121,000। सो दैट इज द माई फिक्स कॉस्ट। ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, और ये फिक्स कॉस्ट यहां पर आ जाएगी। क्या लिखूं मैं 121, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट यहां पर आ जाएगी। यहां तक कोई मसला बच्चों क्लियर। अच्छा, इसके अलावा सवाल में देखो फिक्स कॉस्ट कोई और हो,
हम्म यहाँ पे ना हाई एंड लो मेथड लगाते हैं, मैं हाई एंड लो मेथड नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स निकाल देता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट वाला प्रिंसिपल मैं यूज़ करता हूँ। चेंज इन टोटल कॉस्ट 42,000 आ गया, चेंज इन यूनिट्स 35,000 आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ये असल में मार्जिनल कॉस्टिंग इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट चेंज इन यूनिट्स। मैं इससे करता हूँ, उधर ही उड़ा था ना, तो मैं ऐसे करता हूँ। हाई लो में बड़ा लंबी लेंथी हो जाती है, वरना मैं ऐसे करता, दिस माइनस दिस करता, फिर दिस माइनस दिस करता, मैं डायरेक्ट चेंज कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ही है मेरी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, और इसके अलावा देखो यार सवाल में सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा कोई और हो है तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। फिर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ये वाला हाँ ठीक है। एडमिन एक्सपेंस भाई, एडमिन एक्सपेंस कितना है? 101 400। ये 101 जो 400 नजर आ रहा है, नीचे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? नीचे कोई इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो ठीक है। एडमिन एक्सपेंस नॉर्मली वेरिएबल नेचर का नहीं होता, उसमें एडमिन में कोई काम वेरिएबल है, ये ऑफिस एक्सपेंस प्योर होता है। ठीक है, ये जितने भी ऑफिस काम है वो नहीं होना, इनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आता होता है, इसलिए ये क्या होगा हमारे पास? फिक्स कॉस्ट होगी। सो एडमिन एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा 101 400। जब तक वो बताए ना एडमिन कॉस्ट, उसके नहीं तो हम फिक्स ही लेते हैं उसको, अगर वो बता दे तो फिर हम ले लेते हैं 101 400। चलो शुक्र, एक काम तो हो गया हमारा पास, एक मसले का हल आ गया। जी जनाब। तीनों को ऐड करना, 1 2 3 तीनों को ऐड करना। 834,900 ये हमारे पास आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 834,900 आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। डन हो गया? यहाँ तो कोई मसला नहीं। और अगर आप जो हमने इक्वेशन ये बनाई है ना, ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पे बनाते, ये सारी वो बातें जो सोच सकते हो आप, तो जो जो माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आता रहता है, तो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो जाना कि यार अब इसमें से हम क्या करें। अब एक और रास्ता भी याद आया तो वो बता देता हूँ। ये आउटपुट है, ठीक है, और अगर यहीं पे मैं क्लोजिंग फिनिश गुड को माइनस कर देता यहीं पे 30,000, तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड आ जाते। ये ऐसे भी चल सकता था। ठीक है, और इस वाले काम के लिए ये ना बनाते ये बना लेते, काम चल सकता है। ठीक है जी। ये सवाल में अपने एग्जाम में तो इतना थोड़ी तो कुछ करना, एग्जामिनर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एग्जामिनर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, उसको नहीं बताना। उसमें तो अब एग्जाम में तो ये लेके जाएंगे आप साथ अपने, वो नहीं लेके जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई? तो ये वाले भाई साहब ऐसे आएंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं यार। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे चाहिए, तो ये वर्किंग 1.1 थी, 1.2 थी, और इस वर्किंग का नाम चेंज करते हैं। अभी नहीं पता कि इसकी वर्किंग का नाम क्या रखना है। क्लियर है? क्योंकि मैंने इस वाले रास्ते से फाइंड कर लिए, तो ये वर्किंग फोर्थ हो गई। अब इसका इस सारे का कोई काम नहीं है, मतलब ये सारा बॉक्स ही एक्स्ट्रा है, इसका कोई काम नहीं है। पढ़ा रहने दो, उड़ा दो, पढ़ा रहने दो। ठीक है,
और इनपुट चाहिए था, वो क्यों चाहिए वो भी हमारी वाली कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अगर इसको इधर रखना है तब ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वरना इसकी ज़रूरत मुझे फ़िलहाल अभी नहीं है, फ़िलहाल कोई भी। ठीक है, तो इसको 1 पॉइंट, ठीक है वही रख लो फिर, अगर उसको आपने जोड़ के रखना है। 1.1 था, ये 1.2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि वर्किंग नंबर 2 थी। अब वर्किंग नंबर 2 पर आ जाऊंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर। ठीक है, उसके लिए हम अलग से वर्किंग कर लेते हैं। कहाँ करें? चलें जी, वर्किंग 2 पर आ जाए, और वर्किंग 2 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में सबसे पहले क्या देगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल प्राइस देखो यार कितनी है, सवाल में सेल प्राइस कितनी है? 26, और मटेरियल कितना है? 2 पॉइंट, चलिए ये लिखते हैं, सेल आ गया 26, कितना आ गया? 26। आगे आ जाए, मटेरियल कितना है? 2 kg एट द ₹5 पर kg और ₹10 पर यूनिट है। अब यहाँ पे आई वैरायटी सही लगनी है। यहाँ पे ये क्या है? ये फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पर यूनिट। और ये कितने यूनिट्स के ऊपर आई है? ये जो पर यूनिट निकला होगा, ये जो पर यूनिट निकला होगा, ठीक है, और ये तब निकला होगा कि जब मटेरियल एज आ 2 kg यूज हुआ है। मटेरियल कितना है? 2 kg, यानी कि एक यूनिट के ऊपर 2 kg लगा है। एक यूनिट के ऊपर कितने kg लगा है? 2 kg लगा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? और उससे जो यूनिट्स बने हैं, वो यूनिट कितने बने हैं? 175,000। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, inspection is performed at the end of the production and defective unit are estimated 20% of inspected units। जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो 20% है। इसका मतलब हमारे मुताबिक प्रोडक्शन कितनी हुई है? 175 यूनिट्स। 175 यूनिट्स, ये जो 175 यूनिट्स आए जो कि हमारे यहाँ पर आए, ये 175 यूनिट्स, ये 175 यूनिट जो हमने बना लिए। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो 175 यूनिट्स बने, मटेरियल किसके ऊपर लगा होगा? 175 के ऊपर या इनपुट के ऊपर? मटेरियल इसके ऊपर लगेगा या इनपुट के ऊपर लगा होगा? इस इनपुट के ऊपर मटेरियल लगा होगा, इसके ऊपर लेबर लगी होगी, इसी के ऊपर कन्वर्जन लगी होगी, और फिर ही जाकर ये आउटपुट आया होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल लगा हुआ है असल में इतने इनपुट के ऊपर लगा हुआ है। मटेरियल जो लगा हुआ है असल में इतने इनपुट के ऊपर लगा हुआ है। ये बात समझ आई मेरी? इसका मतलब ये है, यहां पे सेलिंग प्राइस क्या लिखी? सेलिंग प्राइस क्या लिखी? 26। सेलिंग प्राइस क्या है? 26। और यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है? एक यूनिट के ऊपर 10 रुपये, एक यूनिट के ऊपर 10 रुपये की मटेरियल कॉस्ट आती है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख लूँ, मान लें यहाँ पे मैं 10 लिख लूँ, और मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे जाना है, मुझे क्या जाना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे जाना है। तो सेल माइनस सारी की सारी अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट कर लूँ तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आ सकता हूँ, अब मसला ये है कि जो मेरे पास मटेरियल लगा होगा, ये जो मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आ रही है वो तो इनपुट के ऊपर आ रही है। ये ₹10 पर यूनिट है ना,
ये ₹10 पर यूनिट है। ये समय कितने यूनिट्स के ऊपर होगी, मतलब ये ऐसी होगी टोटल मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आई होगी। और ये जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है, आपको पता है मटेरियल कॉस्ट इनपुट के ऊपर लगती है, इनपुट, फिर उसके बाद लॉस होता है, मटेरियल का भी लॉस होता है, फिर जाके आउटपुट बनता है। अब इसके यूनिट्स कितने हैं वो हमारे सवाल में हमें नहीं पता थी, इसकी वजह से हमने ये रिवर्स कैलकुलेशन की, लॉस की वजह से। अगर ये लॉस ना होता तो 175 ही लेता, सवाल में कोई टेंशन ना आती, चुपचाप मैं ये करता कि 26 माइनस इसको करता, माइनस ये 10 करता, -2 करता, -4 करता, जिंदगी सुकून में रहती। अगर लॉस ना होता तो सारा बेड़ा गर्क किसने किया, लॉस ने किया। आगे मेरी बात समझ आ रही है? अगर लॉस ना होता तो इसका मतलब ये जो मेरा 175 था यही इनपुट है, यही आउटपुट है। ये 175 आउटपुट है, लेकिन इसका इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, वो इनपुट हमने कैलकुलेट किया, ये 218750, और इस इनपुट के ऊपर मटेरियल लेबर एफओएच लगा होगा। बात समझ आई मेरी? अच्छा चले आ जाए। अब उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है, पर उसके लिए मुझे वर्किंग ओपन करनी पड़ेगी। ये वर्किंग 2 है, अब उसके लिए मुझे एक और वर्किंग करनी पड़ेगी, उसका नाम है वर्किंग 2.2, वर्किंग 2.2। और इस वर्किंग 2.2 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। क्या करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाए। और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट में सबसे पहले कह जाइए मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। भाई कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स के ऊपर हमने काम करना है। इनपुट क्या हमारे पास 218750, और मटेरियल कितना है इसके ऊपर लगेगा 10 का, लेबर कितने लगेगी 2 की, वेरिएबल कितना लगेगा 4 का। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो मटेरियल कितना आ गया इसमें यार 10 का। ऐसे ना कर दूं डायरेक्टली वेरिएबल, यूनिट सेम है ना यार, यूनिट सेम है तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स आगे मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कितना है 10 प्लस कितना है यार 10 प्लस 2 प्लस 4, 10 प्लस 2 प्लस 4, सो 10 प्लस 2 प्लस 4। आंसर बताएं क्या आया 35 लाख, 35 लाख ये आ गया। माइनस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू और नॉर्मल लॉस। देखें हम ऐसे करते हैं ना, कॉस्ट में से माइनस करते हैं, मटेरियल में से माइनस करते हैं ना, तो स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे। वो कितने स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस, डिफेक्टिव यूनिट 5 का सेल हो जाएंगे। ये इसकी वजह से सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर ये लॉस, अगर ये 0.1 ना होता, 0.1 की वजह से सवाल मुश्किल हुआ है, तुम्हारी वजह से सवाल मुश्किल हुआ है, वरना सवाल में कुछ मुश्किल नहीं था। तो इसकी वजह से सवाल मुश्किल हुआ, तुम्हारी वजह से सवाल मुश्किल हुआ 0.1 की वजह से। अगर ये ना होता तो जिंदगी आसान थी। देखो फिर ये आ गया ना, तो फिर ये भी नहीं करना पड़ रहा था, और सिंपल 10 12 2 ये ले लेता मैं। स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस कितनी 5, और डिफेक्टिव यूनिट्स कितने थे हमने, ये हमने कैलकुलेट किए, वो नहीं किया हमने। इस डिफेक्टिव यूनिट्स कितने आए, हाँ 43750 डिफेक्टिव यूनिट्स आ गए। सो 43750 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर कितना आया 218750। ये माइनस करो और बताओ आंसर क्या आया। 1 मिनट, 3281250। क्या आंसर आया
3281 3281 ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक देखें कोई मसला यार, यहाँ तो कोई मसला, ये मेरी बात समझ आई। और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट लेंगे वो आउटपुट के ऊपर लेंगे, तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। सो डिवाइडेड बाय कर देंगे, वो ईपीयू वाला याद है, ये ईपीयू वाला स्टाइल बन रहा है, ये ईपीयू वाला स्टाइल डिवाइड बाय ईपीयू कंप्लीटेड यूनिट्स, है ना, ये वही वाला स्टाइल। अगर मैं उस स्टाइल में करता, क्योंकि नॉर्मल लॉस वाली कैटेगरी आ गई और स्क्रैप वैल्यू वाला सीन आ गया, तो ये देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया, और क्वांटिटी स्केड्यूल में ये आउटपुट आ गया एज ए ईपीयू, और नीचे वो मटेरियल वेरिएबल वाला टोटल कॉस्ट आ गई, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी, तो पर यूनिट में चाहिए, तो डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं, 175 जी, 18.75 जी आया मेरे पास आंसर। और ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट 10 क्यों लिए, 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, और प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, वो हमने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब मसला ये था ये टोटल कॉस्ट कैसे आए, अब टोटल कॉस्ट कैसे आती है, मटीरियल लेबर एफओएस से आती है। अब मटीरियल लेबर एफओएस तो पर यूनिट में है, तो अब मल्टीप्लाई बाय ये नंबर ऑफ यूनिट क्या आएंगे इनके, तो वो इनपुट वाले होते हैं, ये इनपुट वाले पर यूनिट पे क्यों नहीं किया, अगर इन सारों को पर यूनिट पे करते, अगर हम सारों को पर यूनिट पे करते तो हाँ मान लो मैं ये करता 10 + 2 12, 12 + 4 4 16 करता, 16 कर लिया, अच्छा कर लिया, ये मान लो 16 कर लिया, ठीक है, मतलब ये करता 26 आया और -16 कर लेता, ऐसे ही है, ऐसे ही है, मेरी बात समझ आ रही है, 16 कर लेता, फिर स्क्रैप वैल्यू और नॉर्मल लॉस का क्या करता, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस का क्या करता, क्या वो पर यूनिट में है मेरे पास, वो पर यूनिट में है मेरे पास, वो एक यूनिट 43750 है, यहां पे सारे यूनिट्स बराबर नहीं है ना, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस उसी की वेरिएबल कॉस्ट उसी की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, अलग अलग है सारा, यूनिट डिफरेंस है, बात समझ आ रही, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता कि मैं क्या करूं सेलिंग प्राइस ले लूं वेरिएबल कॉस्ट ले लूं, यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, वो जो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आया वो गलत आया हुआ है। अब मुझे स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है, स्क्रैप वैल्यू मेरे पास टोटल में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूनिट जो है स्क्रैप वैल्यू 43750 है, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेम यूनिट्स हो तो पर यूनिट कॉमन चल सकता है, क्योंकि सारों के यूनिट्स को एट द एंड मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू के यूनिट्स अलग हैं, फिर प्रोडक्शन के यूनिट्स इनपुट वाले लेने होते हैं, क्योंकि मटेरियल इनपुट पे लगने हैं, लेबर भी इनपुट पे लगने हैं, ओवरहेड भी इनपुट पे लगना है, अब इनपुट तो मेरे पास था नहीं, तो ये 218750 ये मेरे पास नहीं था क्योंकि इनपुट पे लगना है, तो इसी के लिए तो हमने फिर यहाँ से ये इनपुट ये इसको यूज किया हमने, ये यहाँ से यह आया है 21875 क्योंकि इनपुट के ऊपर मटेरियल लेबर एफर्ट्स लगना है, तो फिर हमने मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, उसमें स्क्रैप माइनस करके ये हमारे पास आया नेट कॉस्ट आफ्टर लॉस, ये कॉस्ट है आफ्टर लॉस, इसका मतलब ये यूनिट इस कॉस्ट के है ना, ये यूनिट इस कॉस्ट के, तो फिर यहां से रियल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, तो वहां से तो ना आती, क्लियर, तो ये बारी इस वजह से सीवी भी मुश्किल है, घूम के आना पड़ता है काफी, तो 18.75 यहां पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो 18.75 वेरिएबल कॉस्ट ये माइनस करेंगे, ठीक है, गेम इज ओवर, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो माइनस कर देंगे, क्या थी 18.75 और लास्ट में क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालना है तो यहां से माइनस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कितना है हमारे पास
जी, ये सेलिंग एक्सपेंस कितना आएगा, और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फैब का है, और फैब का सेलिंग एक्सपेंस देखो कहाँ आया, ये चेक करो, ये हमारे पास फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है और ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, ये वेरिएबल सेलिंग है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। तो 1.2 चेक करो, ये 1.2 यहाँ पे इस्तेमाल होगा कहीं जहाँ पे, इसलिए सीवीपी के सवाल को हल्का नहीं ले सकते, कहीं सी वैल्यू कहीं जा रही होती है। तो ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी आ गई 1.2। सो ये 1.2 हमने यहाँ से माइनस किया। अब सारा रेफरेंस दो, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये 1.1 से आई है, 1.1 से आई है, ये वर्किंग 1.1 से आई है, प्रोडक्शन वाली वर्किंग 2.2 से आई है। डन हो गया। ये भाई मेरे पास आंसर खत्म आ गया, आंसर आ गया। कंट्रीब्यूशन क्या है मेरे पास, दैट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.0 6.05। ठीक है, खत्म कहानी। यहाँ पे लिख देंगे 6.05 और ये मेरा आंसर आ गया। जनाब कितना आंसर आता है, 138,000 यूनिट्स। इसका मतलब 1,138,000 यूनिट्स, इतने यूनिट्स बेचूंगा तो ब्रेक इवन पे जाऊंगा। सोचिए बिजनेस में कितना फिक्स हैवी कॉस्ट आ रही है, इतने लाख यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। और क्योंकि यार मैंने तो 1 लाख यूनिट बेचे तो लॉस ही आना है, तो ये पता चल गया आप यहाँ से ऊपर मैं यूनिट्स बेचूंगा। अब चेक करें, सवाल सिर्फ ये था ब्रेक इवन से यूनिट्स, और ये ऊपर वाला से एक लाइन में जवाब पड़ा हुआ है, लेकिन उस जवाब को ढूंढने के लिए पहले हमने फिक्स कॉस्ट ढूंढी, फिर वर्किंग 1.1 ढूंढी, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ये वाली वर्किंग उड़ा सकते हो। मैं चाह रहा हूँ उड़ा ना दूँ यार, ये है ना कि यार पता नहीं क्या क्या हुआ है, उड़ा दो ना, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी, क्योंकि हमने यहाँ से फिक्स कॉस्ट वो मैंने क्लोजिंग यूनिट निकाले थे, ये क्वांटिटी स्केड्यूल बना के, ये क्वांटिटी स्केड्यूल वाला स्टाइल बना है, लेकिन फिर हमने वो सेपरेट खुद कर ली थी वहाँ पे। पहले मेरे था कि आपको ऐसे करवा दूँ, तो शुरू में हमने ऐसे ही किया था, लेकिन फिर वो शॉर्टकट माइंड में आया था, हमने कहा ये तो वहाँ से भी आ सकते हैं, तो अभी फिर इतनी ज़्यादा वर्किंग ओपन करेंगे तो डर डर लगा रहता है। ठीक है जी, तो फिर अब मैं थोड़ा सा इसको फिल्टर करने लगा हूँ, क्लास ख़त्म हो गई, बस मैं थोड़ा सा फिल्टर कर लूँ ताकि बच्चे परेशान ना हो जाएं। ठीक है, इस सवाल को, ठीक है, ये सवाल सेपरेटली आपको वर्किंग शो करवा दूंगा। ठीक है, अभी सवाल को मैं ज़रा फिल्टर करने लगा हूँ ताकि सवाल छोटा हो जाए आपके लिए, तो एक्स्ट्रा वर्किंग उड़ाने लगा हूँ। तो एक ये एक्स्ट्रा वर्किंग थी मेरे पास, ये वाली वर्किंग एक्स्ट्रा थी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं, और इसको वैसे बच्चों को ज़्यारत करवा देंगे यार, एक तरीका की भी, इसको साइड पे रख लेते हैं। डन हो गया, इसको ज़्यारत नहीं करवाएंगे। और अब ये वाली वर्किंग रह गई, ये वाली इनपुट वाला, क्योंकि मटेरियल तो इनपुट के ऊपर लगना है, और इसका ताल्लुक यहाँ पर आएगा। सही है, इसको यहाँ पे ले आते हैं। बस समझ आ गई, अब सही है। अब वो मटेरियल लगना है इनपुट के ऊपर, और ये वाला इनपुट आएगा, तो इनपुट मिस था, ये वर्किंग 2.2 है, तो इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं वर्किंग 2.3, और वर्किंग 2.3 में क्या आएगा, इनपुट फाइंड करना है आपने। ठीक है, और नहीं भी करना तो डायरेक्ट यहाँ से एरो तीर लगा देते हैं, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये सवाल आ गया। अब ये थोड़ा सा दूर हो गया, इसको आस पास कर लेते हैं, और ये हो गया थोड़ा सा पास। ठीक हो गया, और ये काफ़ी दूर हो गया, इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं। ये हमारी गेम का हिस्सा नहीं है, बरकत के तौर पर दिखाएंगे। तो ओवरऑल हेयर इज़ आवर सोल्यूशन। सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया सारा का सारा। क्लियर हो गया? ठीक है, और अब सोल्यूशन में आपने कहाँ से कहाँ मूव करना है लास्ट में आपको बता दूं, फिर क्लास ख़त्म हो गई। सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्टेप में पहला स्टेप आपने ये किया, फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद आप यहाँ आए दूसरे नंबर पर, इसके बाद आप यहाँ गए होंगे तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर के बाद क्या किया यार आपने, हाँ चौथे नंबर पे आप यहाँ गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, पाँचवें नंबर पे आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया होगा। छठे नंबर पे आप यहाँ पर आए, सातवें नंबर पर आप यहाँ पर आए, और आठवें नंबर पर आप यहाँ पर आए। तो ये सवाल की मैंने सारी की सारी
हिंट्स लिख दिए, डन हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।